नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज यह वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 तथ्यों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है, जैसा मैंने पहले कहा था, यह सूचना की दुनिया.com टोटली जनहित के क्रम में शुरू किया जा रहा है। इसको जितना विस्तार मिले उतना ही जनहित के संदर्भ में न्याय देने की प्रक्रिया और मजबूत होगी। यह 7वां वीडियो है। जो तथ्य सामने आया वो यह है कि लगभग 7,000 लोगों ने इसे देखा, यानी 7,000 व्यूज आए। लेकिन सब्सक्राइबर जब आप देखेंगे तो मात्र 790, यानी 10%। जितने लोगों ने देखा, केवल 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैं बार बार यही आपसे आग्रह करता हूं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं बैठक के संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूं। 18 अगस्त को मैंने कुशीनगर में जन सूचना अधिकारियों और बाकी अधिकारियों की मैंने बैठक की थी। उसका वीडियो आज मैं जारी कर रहा हूं, उसके संवादित अंश। इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में मुझे लगता है ये तीसरी बैठक हमारी है कुशीनगर में। 2 सुनवाई की है और आज ये तीसरी समीक्षा बैठक, और इसे कह सकते हैं एक प्रकार से ये जागरूकता बैठक है। जागरूकता इन द सेंस कि आरटीआई क्या है, आरटीआई के प्रावधान क्या है, नियम क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसकी गूढ़ता और गहनता क्या है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करने का विषय है। सीडीओ मैम भी आ गई हैं, एसडीएम हैं, एडिशनल एसपी हैं, बाकी सारे अधिकारी आ गए हैं। आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। तो मैं 10-1 मिनट बोलूँगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद ये इंटरैक्टिव सेशन होगा जिज्ञासा समाधान का। उसके बाद हम आते हैं कुशीनगर पर। कुशीनगर में जो हमको रिपोर्ट मिली है, कुल 202 केसेस लंबित हैं। स्वाभाविक रूप से 202 केस में सबसे ज़्यादा केस ग्राम विकास के राजस्व विभाग के हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सरोकार किसी समाज का पड़ता है तो ग्राम विकास से, राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से, इन 3-4 विभाग ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सरोकार पड़ता है। और मैं ये लिस्ट देख रहा हूँ जिस पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि जिले में किस विभाग में सबसे ज़्यादा आरटीआई लगी है और कौन लोग सबसे ज़्यादा आरटीआई लगाते हैं। क्योंकि 2005 के बाद आरटीआई जब इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद से समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सचेत हैं लेकिन आरटीआई लगाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र में आरटीआई एक प्रोफेशन है। वो खामखा आरटीआई मांगते ही रहते हैं और विभाग को ऐसा लगता है कि आरटीआई उनके लिए एक परेशानी का सबब बन गई है। क्योंकि अगर एक विभाग से महीने भर में 100 आरटीआई मांगी जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है अधिकारियों को इससे परेशानी होगी। इन सब का समाधान जो है आज हम करना चाहेंगे। एक तो आप सब लोगों से आग्रह है, आग्रह माने उसको निर्देश माने, आदेश माने कि कोई भी आरटीआई अगर लगती है तो आप ये बिल्कुल मत मानिए कि बार बार आरटीआई लगाई जाती है और एक नहीं है तो बहुत सारे आरटीआई लगाता है। तो अगर आप ये मानेंगे तो फिर आपको जवाब देने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आप उसको फिर दायित्व
न मान करके, अपनी ड्यूटी न मान करके वो बोझ समझेंगे। और जब कोई काम बोझ समझा जाता है तब उस काम को करने में आनंद नहीं आता है। जो आरटीआई है उन सबका समयबद्ध जवाब दें। समयबद्ध जवाब का मतलब आरटीआई एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आवेदन, जिसको आरटीआई में धारा 6(1) कहते हैं, वह आता है तो आप 30 दिन के भीतर उसका जवाब दें। अब कभी कभी आपके यहाँ एक कंफ्यूजन हो जाता है कि 30 दिन में क्या जवाब दें, क्योंकि सामान्य रूप से जन सूचना अधिकारी को मन में एक बात बैठ गई है, जवाब का मतलब जवाब देना ही है 30 दिन के भीतर। ये सही है, जवाब देना ही है 30 दिन के भीतर, लेकिन ऐसा लगता है कि जवाब का मतलब कि जो पत्रावली पर सूचना है उसको दें, ये भी सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या जवाब ही दें। इसको थोड़ा और स्पष्ट कर दूं तो ऐसा लगता है कि हाँ में ही जवाब दें, ना में जवाब न दें। तो जो 30 दिन के भीतर आपका जवाब जाए वो कई प्रकार से होता है। जैसे पत्रावली पर सूचना है और आपने सूचना दे दी और आपको लगता है बहुत विस्तृत सूचना है, इसको देने में दिक्कत होगी, तो आपको लगता है कि इसका क्या जवाब दें और इसी में 30 दिन गुजर जाता है। आपको लगता है थर्ड पार्टी सूचना है और थर्ड पार्टी से ये पूछना है कि आपका सूचना व्यक्तिगत दिया जाए या नहीं दिया जाए। आपको लगता है कि गोपनीय सूचना है, आपको लगता है वाणिज्यिक सूचना है, इसको नहीं दी जानी चाहिए, गोपनीय सूचना इसको नहीं दी जानी चाहिए, सूचना बहुत विस्तृत है, इसको कैसे दें, सूचना में शुल्क मांगने की जरूरत है, शुल्क मांगे न मांगे क्या करें। मेरा केवल इतना कहना, बहुत सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ। मैडम आप ध्यान दीजिए, आपका विभाग भी बहुत बड़ा है, तो जो भी आपको कहना हो, आपको जवाब देना है, आप जवाब दे दीजिए, प्रमाणित कीजिए। विस्तृत सूचना है तो ये भी बता दीजिए कि ये विस्तृत सूचना है, इसको देने में देर लगेगी। गोपनीय सूचना है तो कहिए ये गोपनीय सूचना है, नहीं दी जा सकती। थर्ड पार्टी सूचना है तो आप ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी सूचना है, पार्टी को पत्र लिख करके ये कहा गया है या कहा जाएगा कि आपकी ये सूचना दी जाए या नहीं दी जाए। विस्तृत सूचना है, देने में देर लगेगी। इस तरह के कई सवाल आपके मन में आते हैं। विस्तृत सूचना है, आपको लगता है शुल्क मांगा जाएगा, मांगे शुल्क आप, लेकिन मेरा केवल एक बात पर ध्यान आपका दिलाना है, जो कुछ कहना हो, ये जितना मैंने बताया सब, जो कुछ कहना हो, सूचना देना है नहीं देना है, गोपनीय सूचना है, विस्तृत सूचना है, शुल्क मांगना, जो कुछ आपको कहना हो, आप 30 दिन के भीतर वादी को लिख करके बता दीजिए। आरटीआई एक्ट में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो कुछ आपको कहना है वो डाक के माध्यम से उसको कहिए। आप व्यक्तिगत रूप से बुलाकर भी कह सकते हैं, पत्रावली दिखाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वही बात में होता है कि वादी कहता है कि हमको बुलाया था और हमको इंतजार कराए, पत्रावली नहीं दिखाई। शुल्क मांगे, नियमानुसार शुल्क मांगे, पेश सामान्य रूप से क्योंकि रोज आप पत्रावली व्यवहारित करते हैं, इसलिए आपको मालूम हो सूचना कितने पेज की हुई। कभी कभी ये अनुभव में आया जब आप शुल्क मांगते हैं, आप ये लिख कर देते हैं कि आपकी आरटीआई पड़ी हुई है, इतने पेज की सूचना है, प्रति 2 रुपए के हिसाब से आप इतना शुल्क जमा करिए, लेकिन कहाँ जमा करना है ये आप नहीं बताते। ये भी 30 दिन के भीतर करना है। फिर वादी वही जाता है कि आपने उससे शुल्क मांगा, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ जमा करना है, और ये बताना आपकी जिम्मेदारी, इसलिए आप ही जानते हैं ना कि शुल्क कहाँ जमा होगा। वादी तो नहीं जानता है किस मद में किस खाते में शुल्क जमा करना है। ये प्रारंभिक चीज क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूँ। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है
व्यवहारिक तौर पर जो हमने समझा है पिछले 4.5 वर्षों में, दिक्कत ये आती है कि जब आवेदन पड़ा और एक जन सूचना अधिकारी ने 30 दिन में सूचना नहीं दी या 30 दिन से पहले उसका ट्रांसफर हो गया, तो जो आया है द्वितीय अपील जिसमें मेरे पास लोग आते हैं, आपके यहाँ से कोई जाता है कहता है साहब हमारे पास आवेदन नहीं है, धारा 6 नहीं है, तो फिर ये असहज स्थिति है। इसलिए कि आपके पास जो धारा 6 एक आई है वो बाई डाक आई है और उसका पूरा प्रमाण आरटीआई लगाने वाले के पास है। वो यही कहता है हमने तो डाक से भेज दिया था और आप कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई डाक से भेजे और आपके पास न पहुंचे, और वो भी रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट, सरकारी सिस्टम है डाक व्यवस्था में, पहुंचती है, वो मिसप्लेस हो जाती है या कहीं इधर उधर पड़ी रहती है और ज्यादा खोजबीन करने की आप जरूरत नहीं महसूस करते हैं और आपको सबसे सरल तरीका लगता है कि आयोग में जाकर आप कहें कि हमको धारा 6 एक दे दीजिए। इसका सबसे बढ़िया तरीका आरटीआई विकास है, एक प्रारूप 3 का रजिस्टर होता है। प्रारूप 3 का रजिस्टर का मतलब ये है ऐसा रजिस्टर जो एक प्रकार से कहिए कि वो खाता बही है, उसमें प्रारूप 3 का रजिस्टर जो है ये तकनीकी शब्दावली है अधिनियम की। हम अगर सीधे शब्दों में कहें कि ऐसा रजिस्टर जिसमें आरटीआई एक्ट का ब्यौरा नोट होता है, आरटीआई कब आई, किसने लगाई, विषय क्या है, एप्लीकेशन कहाँ रखा जाएगा, कहीं तो रखेंगे, और जब उसका निपटारा हो जाएगा तब उस एप्लीकेशन को आप नष्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो रख सकते हैं अगर आपके पास जगह है। क्योंकि ऐसा सामान्य रूप से आया है कि एक व्यक्ति को थोड़ा शरारतन आरटीआई लगाता है, धारा 6 एक बार आपसे सूचना पाई और फिर साल भर बाद वही आरटीआई लगा फिर सूचना मांग ली, तो आप ये कहते हैं कि ये इस आरटीआई में तो जवाब दिया जा चुका है क्योंकि सेम धारा 6 के अनुसार ये जवाब जा चुका है। तो फिर मैं ये पूछता हूँ कि धारा 6 कहाँ है, मैं धारा 6 का मिलान करूँ, अगर सेम धारा 6 है और आप जवाब दे चुके हैं मैं उसी आधार पर उसको खारिज कर दूँ, लेकिन पता चल रहा आपके पास धारा 6 नहीं और वो जो हमने निस्तारण किया वो जरूर है। इस आधार पर तो आपकी दूसरी वाली धारा 6 का निस्तारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि मिलान करने के लिए हमारे पास धारा 6 नहीं है, इसलिए धारा 6 को संजोड़ करके रखें 1 साल 2 साल तक। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।